नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत मालदीव विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर चीन पहुंच गए हैं। वो यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। मुइज्जू के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। अपने 5 दिवसीय दौरे के लिए सोमवार को चीन पहुंचे मुइज्जू का चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। बता दें, मुइज्जू के पहले मालदीव के राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालने के बाद पहला विदेशी दौरा भारत का करते थे। मुइज्जू ने यह परंपरा बदल दी है। उन्होंने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्की को चुना और अब वो चीन पहुंचे हैं। बता दें, मुइज्जू चीन के समर्थक माने जाते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत और मालदीव के बिगड़ते रिश्तों पर चिंता जाहिर की है। अधीर ने कहा, मालदीव के साथ भारत के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। आज तक मालदीव ने हमेशा चीन के आगे भारत को तवज्जो दी है, लेकिन अब वो चीन को वरीयता दे रहे हैं और ये हमारे लिए चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा, मालदीव के साथ हमारे दशकों पुराने रिश्ते में दरार पड़ने लगी है। आज से पहले मालदीव में जब भी कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता रहा है, उनका पहला विदेशी दौरा भारत का ही होता था। ये पहली बार हो रहा है जब मालदीव के राष्ट्रपति भारत के बजाय चीन का दौरा कर रहे हैं और उधर चीन धीरे धीरे मालदीव में भी अपना पैर जमा रहा है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनू महावर ने सोमवार को राजधानी माले स्थित विदेश मंत्रालय के एम्बेसडर एट लार्ज अली नसीर मोहम्मद से मुलाकात की है। सोशल मीडिया साइट एक्स से किए गए ट्वीट में मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने ये जानकारी दी है। हालांकि भारतीय उच्चायोग ने साफ किया है कि यह मुलाकात पहले से तय थी और इस मुलाकात में दोनों अधिकारियों ने द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की है। मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भारत ने मालदीव के दूत को सोमवार को तलब किया। मालदीव के एक सांसद ने लक्षद्वीप यात्रा के बाद पीएम मोदी की आलोचना की थी और अनुमान लगाया कि भारत केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहा है। मालदीव के 2 अन्य मंत्रियों ने भी लक्षद्वीप से पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ अपमानजनक टिप्पणी साझा की। इन बयानों के बाद मालदीव पे भारी आक्रोश फैल गया और कई प्रमुख नेताओं ने देश के निकटतम पड़ोसी के खिलाफ टिप्पणियों की आलोचना कर दी। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने टिप्पणियों को भयानक बताया और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार से इन टिप्पणियों से दूरी बनाने को कहा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाने को लेकर उठे विवाद पर मालदीव सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। मालदीव सरकार ने पीएम मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर मंत्री मरियम शोना, मालशा और हसन जिहान को निलंबित कर दिया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी उनके बयानों को निजी बताया था। मालदीव के खिलाफ भारत में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। किसी भी देश का आर्थिक बहिष्कार बहुत बुरा होता है, खासकर जब वो देश पड़ोसी हो। टूरिज्म पैकेज के तहत पर्यटकों को मालदीव ले जाने वाली कंपनी ईज माई ट्रिप्स ने सभी फ्लाइट्स में अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। उसने चलो लक्षद्वीप का नारा दिया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर, कंगना रनावत, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, आकाश चोपड़ा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनम महाजन आदि के नेतृत्व में रविवार को लक्षद्वीप पर्यटन के समर्थन में अभियान चलाया गया। इसका सीधा सा अर्थ था कि मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि दक्षिणपंथी संगठनों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने सीधे सीधे मालदीव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, लेकिन भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि मालदीव का आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 11 दोषियों ने उनके साथ बलात्कार और उनके परिवार की हत्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार इन लोगों को रिहा करने में सक्षम नहीं है और ये निर्णय महाराष्ट्र सरकार पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छूट आदेश वैध नहीं है। गुजरात सरकार ने 2002 में स्वतंत्रता दिवस पर एक कानून के आधार पर गैंगरेप और हत्या के दोषियों को रिहा कर दिया था। इन्हें रिहा करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा लिया गया था। इस पर विपक्ष, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज ने कड़ी निंदा की। आम लोगों में आक्रोश फैल गया। दोषी जब जेल से बाहर आए तो हीरो की तरह उनका स्वागत किया गया और उन्हें भाजपा सांसद और विधायक के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया। दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने तो वकालत शुरू कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि इन दोषियों को आजादी से वंचित करना उचित है। एक बार उन्हें दोषी ठहराए जाने और जेल में डाल दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी आजादी का अधिकार खो दिया है। साथ ही अगर वो दोबारा सजा में छूट चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उन्हें जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तमाम राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। वहीं विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों की रिहाई को रद्द करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिलाओं के प्रति भाजपा की क्रूर उपेक्षा को उजागर करता है। ये उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जिन्होंने इन अपराधियों की अवैध रिहाई में मदद की, और उन लोगों के चेहरे पर भी तमाचा है जिन्होंने न्याय पर बुलडोजर चलाकर दोषियों को मालाएं पहनाई और उन्हें मिठाइयां खिलाई। भारत न्याय प्रशासन को पीड़ित या अपराध करने वाले के धर्म या जाति पर निर्भर नहीं होने देगा। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अंततः न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप की शिकार बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बिल्किस बानो के लिए सम्मान, एक मजबूत महिला जिसने इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। आप जैसी लोग और बढ़ें। बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात स्थित उनके घर के बाहर आतिशबाजी हुई। बता दें, गुजरात के देवगढ़ बारिया में बिल्किस बानो का घर है। बता दें, इससे पहले दोषियों की रिहाई की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मालूम हो कि 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की सजा कम करते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला किया था। बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने परिवार से बात की। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवार के करीबी सूत्रों ने कहा कि बिल्किस को राहत तो मिली है, लेकिन जीत नहीं। बिल्किस के एक करीबी सूत्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने न्यायपालिका में हमारा विश्वास बहाल कर दिया है और इससे हमें सांत्वना मिलती है कि न्याय जीवित है। लेकिन हम अभी तक विजयी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि दोषी दूसरे राज्य से छूट के लिए आवेदन करने की तैयारी करेंगे। इस समय हमारे मन में ये संदेह है कि क्या अदालत सजा माफी के लिए दोषियों की जेल से बाहर रहने की याचिका पर विचार करेगी। ऐसा लगता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है जब तक कि उन्हें वापस जेल नहीं भेज दिया जाता। अब जान लेते हैं कि बिल्किस बानो के साथ आखिर क्या हुआ था। दरअसल 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इससे गुजरात में दंगे भड़क गए थे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 दूसरे लोगों के साथ गाँव से भाग गई थी। उस वक्त वो 5 महीने की गर्भवती थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाऊद और आसपास के इलाकों में कई घरों को जला डाला था। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ा गांव पहुंचा और खेतों में छुप गया। इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोगों समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उनके परिवार के लोगों पर हमला किया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया और फिर उनके साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में रंदीकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के मेंबर थे। इनमें बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेता मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक करने वाले हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उससे पहले ही 23 सीटों पर लड़ने का इरादा जता दिया है। शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमने 23 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। हमारे पास सभी 23 सीटों के लिए उम्मीदवार हैं और हमने उन्हें हरी झंडी दे दी है। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में कल की बैठक में हम 23 सीटों की अपनी मांग रखेंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना भाजपा का गठबंधन था। तब शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच मायावती ने समाजवादी पार्टी को अति पिछड़ा और दलित विरोधी पार्टी करार दिया है। बसपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में 1995 के गेस्ट हाउस कांड और लखनऊ में बसपा दफ्तर के पास फ्लाईओवर बनवाने के लिए सपा और अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से सुरक्षा कारणों से लखनऊ स्थित बसपा दफ्तर को कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की है। मायावती ने सोमवार को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए 5 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, सपा अति पिछड़ों के साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा
हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके उनकी दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। उन्होंने लिखा, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। इसके साथ ही मायावती ने असुरक्षा का आरोप लगाया और कहा कि असुरक्षा के कारण वो राज्य के पार्टी मुख्यालय में बैठक करने नहीं जाती। मायावती ने लिखा, इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। मायावती ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी कोई अनहोनी हो सकती है। मायावती ने सरकार से दलित विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटने की मांग की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार मायावती की सुरक्षा को लेकर संकल्पित है। केशव मौर्य ने कहा कि सुरक्षा के खतरे से जुड़ी फ्लाईओवर बनाने की जो शिकायत है वो समाजवादी पार्टी सरकार के समय बनाया गया। उन्होंने मायावती की सुरक्षा का ध्यान रखने की बात की। केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश में सरकार है, बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से जदयू खुश नहीं है। खड़गे ने कहा था कि गठबंधन के संयोजक पर 10-15 दिन में फैसला लिया जाएगा। वहीं जदयू चाहता है कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक जल्दी बनाया जाए। रविवार को जदयू ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख का बयान निराशाजनक है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से आगे निकलने के लिए इंडिया गठबंधन के पास समय खत्म हो रहा है। जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से संयोजक पद पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है वो हमें अच्छा नहीं लगा। हमारे पास समय खत्म हो रहा है, हमारे पास अभी भी सब कुछ ठीक करने का समय है, लेकिन गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस को ही तेजी दिखानी होगी। केसी त्यागी ने सवाल किया कि कांग्रेस 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन क्यों कर रही है। अगर यात्रा का आयोजन किया जाना जरूरी है तो इसे इंडिया गठबंधन की यात्रा क्यों नहीं बनाया जाए। उन्होंने कहा यह इंडिया गठबंधन की यात्रा होनी चाहिए थी, इसमें गठबंधन के शीर्ष नेता भाग ले सकते थे। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने किसी सहयोगी से सलाह नहीं ली। हम उनकी यात्रा का स्वागत करते हैं, लेकिन इसे शुरू करने का सही समय नहीं था। जदयू नेता ने कहा कि जिस तरह से सहयोगी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं ये चिंता का विषय है। कांग्रेस ने रविवार को जेडीयू और आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू की। इस बातचीत का मकसद था बीजेपी से आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए उचित और सम्मानजनक सीट एडजस्टमेंट हो, लेकिन मामला फिलहाल बनता नजर नहीं आ रहा है। यह बातचीत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई। ना छपने की शर्त पर एआईसीसी के एक नेता ने मीडिया से कहा कि हमारी कमेटी पिछले चुनावों के आंकड़ों, पार्टी कार्यकर्ताओं की फीडबैक से लैस है और सीट बंटवारे की कवायद शुरू करने से पहले हर सीट पर मनन कर रही है। हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि रविवार की बैठक में बिहार में कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया गया, जबकि 2019 में भी समझौता हुआ था और कांग्रेस को 9 सीटें दी गई थी। तब कांग्रेस का आरजेडी और सीपीआईएम से समझौता हुआ था। कांग्रेस से 1 सीट जीती थी। जेडीयू तब एनडीए में था, उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर जीत हासिल की थी। किसी भी मौजूदा सीट को छोड़ना निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात है। हालांकि इस बार स्थिति अलग है और चुनौतियां भी अलग हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए संजय सिंह और स्वाति मालीवाल समेत 3 नेताओं ने नामांकन किया है। बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता का कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है। पार्टी ने संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, जबकि सुशील कुमार गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस नेता रूपिंदर सिंह ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को हराया है। कुनर की जीत का अंतर 12,000 से ज्यादा वोटों पर रहा है। इस सीट पर 5 जनवरी को मतदान हुआ था। वोटों की गिनती सोमवार को हुई। रूपिंदर ने गिनती के दौरान लगातार बढ़त बनाई हुई थी। बता दें, राजस्थान की नई सरकार में सुरेंद्र पाल को वोटिंग से पहले ही मंत्री बना दिया गया था, जिससे कहा जाने लगा था कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन नतीजे उलट आए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करणपुर से रूपिंदर सिंह को जीत हासिल करने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है।
चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखा दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बीजेपी को हार मिली है। चुनाव के पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान सुरेंद्र सिंह को मंत्री बनाया गया था। उन्हें मंत्री बनाए जाने की सूचना दी गई और शपथ लेने के लिए जयपुर आने को कहा गया। तब वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। चुनाव के ठीक पहले सुरेंद्र पाल को मंत्री बनाए जाने की कांग्रेस नेताओं ने आलोचना की थी और चुनाव आयोग से इस पर ध्यान देने को कहा था। चुनाव नतीजों के बाद प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया है, सरकार मंत्री बना सकती है, विधायक नहीं। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ओपनहाइमर का जलवा देखने को मिला है। रविवार रात कैलिफोर्निया में आयोजित पुरस्कार समारोह में इस फिल्म ने कल 5 खिताब जीते हैं। ओपनहाइमर ने ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर का खिताब तो जीता ही है, इस फिल्म के लिए क्रिस्टोफर नोलन को सबसे बढ़िया निर्देशक का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म में ओपनहाइमर की भूमिका निभाने वाले सिलियन मर्फी को ड्रामा मोशन पिक्चर कैटेगरी के सबसे बढ़िया कलाकार का अवार्ड दिया गया है। वहीं लुइस स्ट्रॉस की भूमिका निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मोशन पिक्चर कैटेगरी में सबसे बढ़िया सपोर्टिंग कलाकार माना गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।